स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द क्रिएटर्स पे। और जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए लेसन 10 पढ़ेंगे लोग। और यह इतिहास का बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि जो तैयार होगी वो यहीं से तैयार होगी। और भारत को जो उपनिवेश बनाने की शुरुआत किया जाएगा अंग्रेज़ों के द्वारा, ये हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लोग। देखिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर, उपनिवेशवाद और देहात। सबसे पहले हम लोग चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर का नाम देख रहे हैं उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद क्या है? देहात तो आप समझ रहे हैं, गांव एरिया, गांव के क्षेत्र को देहात कहा जाता है। उपनिवेशवाद में एक शब्द जुटा हुआ है उपनिवेश। उपनिवेश किसे कहते हैं? तो आप याद रखेंगे कि जब कोई बड़ा या शक्तिशाली देश जैसे कि ब्रिटेन किसी छोटे अथवा कमज़ोर देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, जैसे कि भारत। तो जब कोई बड़ा या शक्तिशाली देश जैसे कि ब्रिटेन किसी छोटे या कमज़ोर देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, अर्थात उसको अपना शासन के अंदर ला लेता है, तब वह जो छोटा देश है जैसे कि भारत, उस बड़े देश का क्या कहलाएगा? उपनिवेश कहलाएगा। और यह जो प्रक्रिया है वह उपनिवेशवाद कहलाएगी। यानी कि भारत के अलावा ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया, तो उसकी यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद कहलाएगी। तो छोटे देश का बड़े देश द्वारा गुलाम बनाना उपनिवेशवाद कहलाता है। देखिए अब आते हैं लोग टॉपिक पर। देखा है कि भारत में सबसे पहले जो आए थे व्यापार करने वो पुर्तगाली थे। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा केरल के कलिकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और सबसे अंत में जो भारत से गए वो भी पुर्तगाली ही थे 1961 ईस्वी में। तो आप याद रखेंगे कि भारत में सबसे पहले व्यापार करने कौन आए थे? तो पुर्तगाली। और सबसे अंत में भारत से कौन गए? तो पुर्तगाली ही गए थे। भारत में पुर्तगाली के अलावे बहुत सारी कंपनियां आई थी। जैसे पुर्तगाली कंपनी व्यापार करने आई थी, डच कंपनी व्यापार करने आई थी, डच हॉलैंड के निवासी डच कहलाते हैं। इंग्लैंड की कंपनी व्यापार करने आई, डेनिश थे, फ्रांसीसी थे। ऐसे बहुत सारी कंपनियां भारत में व्यापार करने आई। ये कंपनी आती थी भारत में व्यापार करने, कंपनी लगाती थी, वस्तु का आयात निर्यात होता था। जैसे आपको 5 को कंपनी का नाम याद करना है और 5 का समय भी याद करना है। चलिए इसको रिपीट कराते हैं हम कि कैसे हम उसको याद कर लेंगे। सबसे पहले आपको पहले से ज्ञात है कि भारत में जिस कंपनी का सबसे पहले पदार्पण हुआ वो थी पुर्तगाली कंपनी। यानी भारत में जो पहला कंपनी आया वो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है 1498 में। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 ईस्वी में। फिर 3 नंबर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 31 दिसंबर 1600, जिसकी स्थापना हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। अब आते हैं हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। देखिए आपको सबसे पहले याद करना है कि सबसे पहले आया कौन था? तो पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 में। वो बात आपको पहले से ज्ञात है कि वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया था। तो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब होती है? 1498 में। 2 नंबर पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी जो कंपनी आती है भारत में जिसकी स्थापना होती है वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 ईस्वी में। 3 नंबर पर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका आपको पहले से याद है, इसकी स्थापना पहले ही हो चुकी थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। जबकि डेनिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 4 नंबर पर है। देखिए पहले पुर्तगाली 1498, 2 से द से डच, द से दो, तो 2 नंबर पर 2 1602, 2 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में है, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे 1600 में। डेनिश 4 नंबर पर है, 4 चौका 16, 4 चौका 16, यानी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 16 चौका 64, 1664 ईस्वी में हुई थी। तो पुर्तगाली कंपनी 1498 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। तो ये 5 कंपनियां आई जो भारत में व्यापार की। भारत को जिसने उपनिवेश बनाया वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कैसे बाकी सारी कंपनियां उपनिवेश नहीं बना पाई और भारत को क्यों उपनिवेश इंग्लैंड बना पाई, यही हम लोग आगे पढ़ेंगे लोग। आगे देखिए, पहले भारत की खोज पर चलते हैं हम लोग। देखिए लिखा है कि पुर्तगाली राजकुमार जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर, ये उस समय की बात है जब भारत की खोज की शुरुआत की जा रही थी समुद्री यात्रा के लिए। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने लंबी समुद्री यात्रा को संभव बनाने के लिए दिक् सूचक यंत्र यानी दिशा सूचक यंत्र जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की दिशा को बता सके, तथा नक्षत्र यंत्र अक्षांश और देशांतर की जानकारी करने वाले कई यंत्रों का निर्माण करवाया था, जिससे समुद्र की लंबी यात्रा करने में आसानी होती थी। और यह संभव हो सकता था कि
यूरोप का कोई व्यक्ति, कोई नाविक भारत यानी कि एशिया की तरफ व्यापार करने आ सकता था। सबसे पहले इस क्रम में जो व्यक्ति आता है 1400, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 86 है, आप इसको 88 बना लीजिएगा। 1488 में पुर्तगाल का नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने सबसे पहले उत्तम आशा अंतरीप की खोज की थी और वास्को डिगामा ने भारत की खोज लगभग 90 दिनों में पूरी की थी और 1498 में भारत की खोज हुई थी। इस क्रम में उसको लगभग 3 महीने का समय लग गया था। आइए इसको थोड़ा सा मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए, एक महादेश है उत्तरी अमेरिका, ये है मान लीजिए दक्षिणी अमेरिका, ये हम मान लेते हैं एशिया। यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखेंगे, फिर आप यहाँ देखेंगे यूरोप को, फिर आप इससे नीचे के एरिया में देखेंगे अफ्रीका महादेश को, और इस वाले एरिया में आप रसिया रूस को भी देख सकते हैं जो विश्व का बड़ा देश है, ऐसे पूरा टच करता है, इस सब दोनों को लेकर होता है। देखिए, यह उत्तरी अमेरिका, मार्क चेंज कर लिया जाए। देखिए, यह उत्तरी अमेरिका ऊपर की तरफ है, यह दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका। यह हमारा एशिया पूरा, यह हो गया यूरोप, यह हो गया अफ्रीका और यह हो गया ऑस्ट्रेलिया। क्या होता है कि पहले के समय में व्यापार यूरोप से एशिया ऐसे होता था और ऐसे भारत तक चलाया जाता था। भारत यहाँ पर है, आप मान लीजिए ये भारत का एरिया है, ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है? जब 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है तो स्पेन के नाविक व्यापार करने के लिए निकलते हैं। स्पेन का पहला व्यक्ति कोलंबस सबसे पहले भारत की खोज पर निकलता है। इससे पहले 1488 में बार्थोलोमेयो डियाज ने अफ्रीका के उत्तम आशा अंतरीप की खोज कर दी थी। इस एरिया अफ्रीका के दक्षिणी भाग में पड़ता है, यह अफ्रीका महादेश है। स्पेन का एक नाविक कोलंबस सबसे पहले भारत की यात्रा पर निकलता है। कैरावल नामक जहाज के सहारे अटलांटिक महासागर होते हुए वो भारत की खोज पर निकलता है। इस बीच में जितना आप गैप देख रहे हैं सारे एरिया में क्या है, तो सब जगह पानी भरा हुआ था। तो यहाँ से एक व्यक्ति भारत की खोज पर निकलता है। रास्ता भटक कर उसको जाना चाहिए इधर एशिया की तरफ, भारत की तरफ, वो रास्ता भटक कर पहुँच जाता है इधर उत्तरी अमेरिका की तरफ। और इस प्रकार गलती से जिस देश की खोज होती है उसका नाम था अमेरिका। और कब खोज होती है? तो 1492 ईस्वी में। तो अब याद रखेंगे कि अमेरिका की खोज कब हुई थी? तो 1492 में। एक बार पुनः इसको हम रिपीट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। एक एशिया महाद्वीप, एक हमारा यूरोप, एक हमारे अफ्रीका, एक ऑस्ट्रेलिया, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका। यूरोप का एक नाविक, स्पेन का एक नाविक भारत की खोज पर निकलता है 1492 में। यहाँ से आता है, रास्ता भटक कर जाना चाहिए इधर, बल्कि वो जाता है इधर। और इस प्रकार 1492 में जिस देश की खोज होती है वो देश था अमेरिका। फिर 1498 में पुर्तगाल का एक नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज पर निकलता है। वह भी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच आता है, ये इसके बीच में पड़ा है अटलांटिक महासागर। वो उसकी मुलाकात तब हो जाती है एक गुजराती पथ प्रदर्शक और एक भारतीय अब्दुल मजीद से। अब्दुल मजीद के साथ वो सीधे चला आता है भारत की तरफ। यहाँ भारत को देखेंगे, यहाँ भारत में चला आता है। तो वास्को डिगामा की मदद भारत को खोजने में अब्दुल मजीद ने की थी। कुल 90 दिनों की यात्रा के पश्चात वो भारत में इस एरिया से प्रवेश करता है। यहाँ जो हमारा राज्य है वो है केरल। केरल के कलिकट नामक बंदरगाह पर आता है। उस समय केरल के राजा थे जमेरिन, जो कि वास्को डिगामा की स्वागत करते हैं। वास्को डिगामा भारत आता है, गरम मसालों का व्यापार करता है, उसे ले जाकर अपने देश में जाता है और उसे वह लगभग 60 गुना मुनाफा पर बेचता है। सोचिए, अगर वो 1 लाख का सामान लेकर गया होगा तो उसको 60 लाख रुपया का लाभ होता है। इसीलिए शायद भारत की खोज पर इतना विशेष बल दिया जा रहा था। तो हमने पढ़ लिया कि भारत की खोज कैसे हुई। कोई दिक्कत? आते हैं लोग अब अपने ऊपर वाले टॉपिक पर। देखिए, लिखा हुआ था कि पुर्तगाल का जो राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, वो समुद्री यात्रा के समय बहुत सारी यात्रा किया था। 1488 में, इसको हम रिपीट कर ले, 1488 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेयो डियाज ने उत्तम आशा अंतरीप की खोज की और इसी की मदद से भारत तक पहुंचा जा सकता था। भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी लगभग 90 दिनों में 1498 में। चलिए, सबसे पहले हम लोग पुर्तगाल के बारे में पढ़ना था, पुर्तगाल से शुरू करते हैं।
लिखा है कि प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री जो वास्को डी गामा था उसको 90 दिन की समुद्री यात्रा करनी पड़ी थी। अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में वो केरल के कलिकट नामक बंदरगाह पर उतरा था और इस प्रकार भारत की खोज की थी। उस समय कलिकट के शासक थे जमेरिन और उन्होंने ही वास्को डी गामा का स्वागत किया था। जैसे दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो नरेंद्र मोदी स्वागत करते हैं, उस तरह केरल के राजा वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। लेकिन कलिकट के समुद्र तट से पहले से ही व्यापार होता था और अब के लोग यहाँ पर आके व्यापार करते थे, जिसका वो विरोध भी किया था। खैर, भारत में काली मिर्च अर्थात मरीच के व्यापार से वास्को डी गामा को लगभग 60 गुना मुनाफा हुआ जब उससे जाकर अपने देश में बेचा। वास्को डी गामा 2 बार भारत आया था। एक बार तो वो 1498 ईस्वी में भारत आया था, जबकि दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आया था। तो अब क्या याद करना है हमको 2-3 चीज़ें याद करनी है। पहला, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल के जो राजकुमार थे उनका नाम क्या था? हेनरी द नेविगेटर। कितने दिन लगे थे? 90 दिन। कब? 1498 में। मदद किसने की थी? अब्दुल मजीद ने। कहाँ का था? गुजरात का। केरल के राजा का नाम क्या था? जमेरिन। इससे पहले व्यापार कौन किया करते थे? अरब के लोग। कितना नाफा हुआ? 60 गुना। पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में। अब देखिए 1502 में व्यापार, फिर वास्को डी गामा आता है, फिर से थोड़ी सी व्यापार और तेज़ी में लाता है। अब देखिए, अब कंपनी की स्थापना होने लगती है और धीरे धीरे वायसराय आने लगते हैं। कभी अब आप लोग वायसराय या गवर्नर का नाम सुनेंगे। आज के समय में जो राष्ट्रपति का पद होता है उसी को आप समकक्ष कर सकते हैं वायसराय या गवर्नर। ये कौन होते थे? तो यह उपनिवेश देशों में, जो भी देश को उपनिवेश बनाया जाता था, उन देशों में जो उपनिवेश बनाने वाला देश था, जैसे ब्रिटेन है, चाहे पुर्तगाल है, वो क्या करता था कि अपने जिस देश को गुलाम बनाया वहाँ एक व्यक्ति नियुक्त करता था, वो उसी के देश का रहने वाला था, जो उसके यहाँ का शासन देखता है, उसी को वायसराय कहा जाता था। देखिए, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसीसी डी अल्मेरा आते हैं। 1505 से लेकर 1509 तक ये भारत में गवर्नर के रूप में यानी कि वायसराय के रूप में काम करते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में भारत के स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भी आए थे और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो इसके बाद गवर्नर बनते हैं 1509 में, इन्हें ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपको 2 चीज़ याद करनी है। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसीसी डी अल्मेरा। लेकिन भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने की थी और इन्हीं को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? यह देखिए, अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यानी कि यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया और गोवा को छीन लिया। गोवा के साथ साथ बम्बई के कुछ क्षेत्र भी उसने अधिकार पर कर लिए थे, जो कालांतर में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की राजधानी बनी, चूँकि समुद्र के किनारे था और वहीं से व्यापार आसानी से आयात निर्यात हो सकता था। तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को किसने हराया था? तो अल्बुकर्क ने। कब हराया था? 1510 में सॉरी, और गोवा को उसने छीन लिया था और आगे गोवा से ही वहीं पे व्यापार होना शुरू हुआ। पुर्तगाली के आगमन से भारत में क्या फ़ायदा हुआ? पुर्तगाली के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती पहली बार हुई, जहाज निर्माण शुरू हुआ, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की थी। 1556 में गोवा ने पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित भी किया था, जो आगे चलकर काफ़ी तेज़ी से विकास भी किया था। तो ये पुर्तगाल की कहानी है। अब थोड़ी सी कहानी यह बताना चाहेंगे कि पुर्तगालियों के और अंग्रेज़ों के बीच में क्या हुआ और कैसे अंग्रेज़ इतने ज़्यादा तरक्की कर गए और पुर्तगाली आगे आकर भी पीछे रह गए। होता क्या है कि चार्ल्स 10वां का विवाह होता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से। कैथरीन ब्रेगेंजा से जब उनका विवाह होता है तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स। दोनों के विवाह के समय पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में उन्हें बम्बई दे दिया था। यह जो बम्बई था पहले जिस पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था, वो अब ब्रिटेन के लोगों को मिल गया और ब्रिटेन के लोगों में राजा ने क्या किया, मतलब चार्ल्स ने इसे 10 करोड़ वार्षिक पाउंड किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और व्यापार करने के लिए दे दिया। यानी कि अब जो पहले जो काम होता था, जो लड़ाई वाली बात आती थी, वो तो रिश्तेदारी में बदल चुकी थी, चूँकि दोनों का विवाह हो चुका था। तो जिस जगह पर पुर्तगालियों का अधिकार था, वो जगह पुर्तगालियों ने अपने राजकुमारी के विवाह में दहेज के रूप में दे दिया और आगे चलकर वहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार पुर्तगाली और अंग्रेज में ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं हुई, कम ही पर रह गया। डच के साथ क्या हुआ?
1602 में डच जो हॉलैंड के निवासी हैं वो संसद द्वारा पारित प्रस्ताव होता है और कहा जाता है कि एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 में, और इस कंपनी को डच की संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों में यानी एशिया के देशों में व्यापार करने का स्वामित्व प्राप्त होता है और आक्रमण करने का और विजय करने का ये सब उनको छूट मिल जाती है। यानी कि 1602 से लेकर अगले 21 साल तक डच की कंपनी पूर्व के देश में व्यापार कर सकती थी, आक्रमण कर सकती थी, किसी भी देश को अपना उपनिवेश बना सकती थी यदि उसके पास ये कैपेसिटी थी। डचों ने 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टम में अपने प्रथम डच कारखाना भारत में स्थापित किया था। तो डच ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो मुसलीपट्टम में। कब? तो 1605 ईस्वी में। ये डच लोग मुसलीपट्टम से नील कलर है इसका निर्यात करते थे। मुख्यतः डच लोग भारत से सूती वस्त्र का ही व्यापार करते थे। आगे क्या होता है कि डच और अंग्रेजों के बीच में 1759 में लड़ाई होती है, बेदरा का युद्ध। इस युद्ध में भारत ने अंग्रेजों की नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डच को भारतीय व्यापार से बेदखल कर दिया, अलग कर दिया, यानी कि अंग्रेज से ये डच के लोग हार गए और इस प्रकार डचों का भारत से पतन हो गया। तो डच और इंग्लैंड के बीच में क्या हुआ? तो 1759 के बेदरा की लड़ाई में डच के लोग इंग्लैंड से हार जाते हैं और उनकी कहानी यहाँ से समाप्त हो जाती है। देखिए लिखा हुआ है कि उन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपने व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। अंग्रेजों की सफलता का कारण यह था कि इनका भारत सहित समूचे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझना तथा व्यापार विस्तार में राजनीतिक शक्ति का सहारा लेना। अंग्रेज शुरू से ही काफ़ी तरक्की वाला देश था, सबसे अधिक विकसित उस समय में कर रहा था और ये एशिया और भारत की सारी स्थिति को धीरे धीरे समझ चुके थे लोग कि कैसे हम व्यापार को बढ़ाकर और धीरे धीरे उपनिवेश बना सकते हैं। तो क्यों यहीं सफल रहे, ये कहानी हम लोग इस चैप्टर में ही मुख्य रूप से पढ़ रहे थे लोग। देखिए लिखा है कि 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नाम का एक ब्रिटिश यात्री स्थल मार्ग से यूरोप से एशिया होते हुए भारत आया था। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया था। आपको याद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने उनके संसद ने यह पारित कर दिया था कि अगले 15 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। यह जो कंपनी थी उसका प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग पर अधिकार करना नहीं, बल्कि केवल और केवल व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भारत को गुलाम बनाने के उद्देश्य से नहीं आई थी, उसने केवल व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत आया था। 15 वर्ष बीतने के बाद सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। यानी 15-15 वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया और कहा गया कि जब तक चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। यहीं से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। आगे देखिए, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचता है और वहां मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने वह आगरा आता है। देखिए आपको पहले से पता है, हम लोग कल ही पढ़े थे लोग कि जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था हेक्टर नामक जहाज को लेकर, जो कि एक अंग्रेज था। चूँकि हॉकिंस फारसी भाषा बहुत अच्छा जानकार था और आपको पहले से पता है कि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, जहांगीर उससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। क्यों प्रभावित हुआ यह सोचिए। मानिए कि आपको भोजपुरी भाषा आती है और आप यहाँ पर राजा हैं, मानिए कि एग्जाम्पल देते हैं कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको भोजपुरी भाषा बहुत अच्छी आती है, बिहार के रहने वाले। कोई दूसरा देश का व्यापारी आता है आपके यहाँ, आपके से मिलता है और भोजपुरी भाषा में बात करने लगता है, फ्रांस का व्यक्ति, तब तो आप उससे बहुत अच्छा तरीक़ा से प्रभावित होंगे। वही कहानी आती है। या फिर हम चेन्नई में जाते हैं, हम कोई भोजपुरी बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए तब तो हम उससे अच्छी मित्रता हमारी हो जाएगी। वही कहानी होती है। एक फारसी भाषा का जानकार अंग्रेज को देखकर जहांगीर उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। सम्राट जहांगीर जो हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने तथा 400 मनसब और जागीर प्रदान करते हैं व्यापार करने के लिए। 1612 में कैप्टन बेस्ट ने एक समुद्री यात्रा युद्ध में पुर्तगालियों को इससे पहले पराजित भी कर दिया था और पुर्तगालियों से उनसे ज़्यादा युद्ध हुआ भी नहीं था। तो पुर्तगालियों का साम्राज्य अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और अंग्रेज अपने आप को धीरे धीरे स्थापित करते चले आ रहे थे। देखिए आगे है कि 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक शाही फरमान जारी होता है जहांगीर की ओर से और यह अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का फरमान था। यानी अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री खोलने का अधिकार जहांगीर के द्वारा कब प्रदान कर दिया जाता है? तो 1613 ईस्वी में। 1619 ईस्वी तक अहमदाबाद, भरूच, बड़ोदरा, आगरा में कंपनी के व्यापारिक कारखाने अब स्थापित हो गए थे और कंपनी का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा था।
सभी व्यापारिक कोठियों को इस समय नियंत्रण सूरत से ही होता था, लेकिन मुख्य जो जगह था जहाँ से व्यापार कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता था वो सूरत होता था। लेकिन धीरे धीरे अन्य जगह पर भी अपना समुद्र के किनारे अपना व्यापार को बढ़ाते चले जा रहे थे लोग। जहांगीर का आदेश पहले ही इन्हें मिल चुका था। देखिए यही हम कह रहे थे 1661 ईस्वी में पुर्तगाल ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से कर दिया और दहेज के रूप में उन्हें बम्बई प्राप्त हुआ। राजकुमार चार्ल्स ने उस जो दहेज के रूप में जो बम्बई प्राप्त हुआ था उसे 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चूँकि चार्ल्स अपने राजमहल में रहते थे, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता थी नहीं बम्बई में, तो उन्होंने इस बम्बई को ईस्ट इंडियन कंपनी को दे दिया। यह जो बम्बई है पहले 7 टापुओं में बटा था, बीच में बहुत सारी पानी होती थी। ईस्ट इंडियन कंपनी ने क्या किया, उन सारे 7 टापुओं को ज़मीन मिट्टी से डालकर उसको आपस में जोड़ दिया और एक बहुत विशाल शहर अस्तित्व में है जो बम्बई आगे चलकर मुंबई के रूप में विकसित हुआ। और चूँकि समुद्र के किनारे था तो ज़्यादा तेज़ी से विकसित हुआ। तो देखिए 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह किससे होता है, तो ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से विवाह होता है और दहेज के रूप में क्या मिलता है, बम्बई। विवाह के 7 साल बाद बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराया, याद रखें 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय ने दे दी और आगे चलकर बम्बई का विकास किया गया। लिखा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेज़ों की पहली भिड़ंत 1686 में हुई थी। अब अंग्रेज़ों का व्यापार काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा था, अंग्रेज काफ़ी तेज़ी से विकसित कर रहे थे। यह बात जहांगीर को तो ठीक लग रही थी, लेकिन जहांगीर के बाद के शासक को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा। औरंगजेब इससे काफ़ी खफा हुआ और हुगली में नदी के किनारे पश्चिम बंगाल शहर बसा हुआ है, तो हुगली नामक शहर में अंग्रेज़ों की पहली भिड़ंत होती है औरंगजेब से। औरंगजेब अंग्रेज़ों को पूरी तरह पराजित भी कर देता है। अंग्रेज़ों ने हुगली का बदला बालासोर में मुगल किले पर धावा बोल कर लिया। यह लड़ाई ख़त्म नहीं होती है, कभी ये उन पर आक्रमण करते थे, कभी वो उस पर आक्रमण करते थे और अंग्रेज़ों को एक ज्वारग्रस्त द्वीप में शरण लेना पड़ा। बार बार अंग्रेज़ पराजित हो रहे थे और उनको बार बार भाग जाना पड़ रहा था। लेकिन मूड तब आता है जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद कंपनी की स्थिति में सुधार आने लगा। क्योंकि आपको पता है, हमने पहले ही पढ़ा था कि औरंगजेब के बाद कोई भी राजा योग्य राजा नहीं था, सारे राजा अयोग्य थे। फर्रुखसियर, जिसे घृणित कायर भी कहा जाता है, फर्रुखसियर द्वारा एक फरमान जारी होता है और बम्बई में ढले सिक्के का समूचा मुगल साम्राज्य को चलाने की छूट मिलती है। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट फरमान था, यह समझिए, सूरत में फरमान द्वारा 10,000 रुपये वार्षिक देना है ईस्ट इंडिया कंपनी को, मुगल शासक को, और समस्त व्यापार करने तथा आयात निर्यात करने की छूट दे दी जाती है। फर्रुखसियर द्वारा कंपनी को प्रदत्त फरमान कालांतर में दूरगामी परिणाम सिद्ध हुआ। होता क्या है कि फर्रुखसियर ईस्ट इंडियन कंपनी को कह देता है कि आप 10,000 रुपया हर साल देते रहिएगा और आप जहाँ चाहे वहाँ जितना चाहे उतना व्यापार कर सकते हैं, मुक्त खुली छूट दे दी जाती है। इसी का गलत फ़ायदा उठाया जाता है ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा। व्यापार विकसित करने के क्रम में वे भारत को उपनिवेश बनाने और मुगलों के अयोग्य राजा होने के कारण भारत पर वो चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ होती हैं, एक होता है पलासी का युद्ध और एक होता है बक्सर का युद्ध। दोनों को डेट के साथ याद रखेंगे। पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, जबकि बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। देखिए, पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में, पश्चिम बंगाल में नदिया जिला है, नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसे पलासी युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में एक ओर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थे बंगाल के नवाब थे। कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे, क्योंकि उससे बंगाल के ईस्ट इंडियन कंपनी के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का पहला गवर्नर भी रॉबर्ट क्लाइव ही बना। जबकि दूसरी ओर से नवाब सिराजुद्दौला थे, बंगाल के नवाब थे, और सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित कर दिया। और यह महत्वपूर्ण लड़ाई थी पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ, और पश्चिम बंगाल उस समय गढ़ हुआ करता था भारत में शासन करने का, तो यहाँ के नेतृत्व को उन्होंने खो दिया। तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया नामक जिले में पलासी नामक स्थान पर होता है। किसके बीच? तो बंगाल के नवाब और ब्रिटिश सेना के बीच। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, जबकि बंगाल का नेतृत्व नवाब सिराजुद्दौला कर रहे थे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक, माने उस समय उसके सेनापति हेक्टर मुनरो और मुगलों तथा नवाबों की सेना के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। देखिए, इस युद्ध में 3 सेना अलग थी। बंगाल के नवाब मीर कासिम थे,
अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। ये तीनों एक साथ थे, जबकि इधर से संयुक्त अंग्रेजी सेना की कंपनी आपस में लड़ रही थी। फिर भी जीतते कौन है? तो अंग्रेज। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अंग्रेज अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तीनों संयुक्त रूप से पराजित हो जाते हैं। और प्लासी का हारना और बक्सर का हारना यह माना जाता है कि अंग्रेजों ने 50% भारत पर अधिकार कर लिया। बाकी बचे अधिकार उन्होंने 1857 की क्रांति में कर ही लिए और उपनिवेश बनाने के क्रम में यह एक ताबूत सिद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध जीतना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और बक्सर का युद्ध जीतना हेक्टर मुनरो के द्वारा यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होता है। और दोनों लड़ाइयाँ भारत की सेना यानी कि बंगाल की सेना और यहाँ की तीनों संयुक्त सेना हार जाती हैं। देखिए, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी शुरू हो जाती है। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे लोग। ये दूसरा वीडियो हम लोग कल मिलेंगे लोग, तब पढ़ेंगे लोग। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, नहीं समझ में आए तो एक बार 2 बार दें। टेस्ट देने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ काफ़ी अच्छी सुविधा के साथ आपको टेस्ट देने की छूट मिलेगी। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर